इस अध्याय को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इसके पहले का 3 एपिसोड नहीं देखा तो आप उसे देख सकते हैं। क्या पता उसकी कौन सी लाइन आपकी जिंदगी बदल दे। अध्याय 3, सबक 2, पैसे की समझ क्यों सिखाई जानी चाहिए। 1990 में मेरे सबसे अच्छे दोस्त माइक ने अपने डैडी का लंबा चौड़ा कारोबार संभाल लिया है और उसे अपने डैडी से ज्यादा कामयाबी मिल रही है। हम एक दूसरे से साल में 1-2 बार गोल्फ कोर्स पर मिलते हैं। वह और उसकी पत्नी इतने ज्यादा अमीर हैं कि आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। अमीर डैडी का साम्राज्य बहुत सुरक्षित हाथों में है और अब माइक अपने बेटे को उसी तरह सिखा रहा है जिस तरह से उसके डैडी ने हमें सिखाया था। 1994 में मैं 47 साल की उम्र में रिटायर हो गया और मेरी पत्नी किम उस वक्त 37 साल की थी। रिटायरमेंट का यह मतलब नहीं है कि हम काम नहीं करते या आगे काम नहीं करेंगे। इसका मतलब यह है कि जब तक कोई चमत्कार ही ना हो जाए तब तक हम काम करने या न करने के लिए आजाद हैं। इसका कारण यह है कि हमारी दौलत अपने आप बढ़ती रहती है, मुद्रास्फीति की दर से कहीं ज्यादा तेज रफ्तार से। मुझे लगता है कि आजादी इसी को कहते हैं। हमारी दौलत इतनी ज्यादा है कि यह अपने आप बढ़ सकती है। यह पेड़ लगाने की तरह है। आप सालों तक इसे पानी देते हैं और एक दिन इसे आपकी जरूरत नहीं रह जाती। इसकी जड़ें जमीन में काफी गहराई तक पहुंच जाती हैं। इसके बाद पेड़ आपके सुख के लिए छाया और फल देता है। माइक ने साम्राज्य चलाने का विकल्प चुना और मैंने रिटायर होने का। जब भी मैं लोगों से बातें करता हूं तो वे अक्सर मुझसे सलाह मांगते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, शुरुआत कहां से और कैसे की जाए। आपकी नजर में कौन सी पुस्तक अच्छी रहेगी? सबसे अमीर बिजनेसमैन। 1923 में हमारे सबसे महान नेता और सबसे अमीर बिजनेसमैन शिकागो में एजवाटर बीच पर इकट्ठे हुए। ये लोग बहुत मशहूर थे। चार्ल्स श्वाब सबसे बड़ी स्टील कंपनी के मुखिया थे। सैमुअल इंसुल दुनिया की सबसे बड़ी यूटिलिटी के अध्यक्ष थे। हॉवर्ड हॉब्सन सबसे बड़ी गैस कंपनी के मुखिया थे। आइवर क्रूजर दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक इंटरनेशनल मैच कंपनी के अध्यक्ष थे। लियोन फ्रेजर बैंक ऑन एफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स के अध्यक्ष थे। रिचर्ड व्हिटनी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के मुखिया थे। आर्थर कॉटन और जेसी लिवरमोर सबसे बड़े 2 स्टॉक स्पेकुलेटर्स थे। 25 साल बाद इनमें से 9 लोगों का अंत इस तरह हुआ। श्वाब 5 साल तक कर्ज में डूबे रहने के बाद गरीबी में मरे। इंसुल की मौत विदेश में दिवालियेपन की हालत में हुई। क्रूजर और कॉटन भी गरीबी में मरे। हॉब्सन पागल हो गए। व्हिटनी और अल्बर्ट फॉल उस समय जेल से रिहा हुए थे। फेजर और लिवरमोर आत्महत्या कर चुके थे। शायद कोई भी ठीक से यह नहीं बता सकता कि इन लोगों के साथ ऐसा क्यों हुआ था। यह 1923 की बात है। हम इतना अंदाजा तो लगा सकते हैं कि यह 1929 के मार्केट फ्रेश और बड़ी आर्थिक मंदी के ठीक पहले का समय था। मंदी का इन लोगों पर निश्चित रूप से बहुत ज्यादा असर हुआ होगा। देखने वाली बात यह है, आज हम इन लोगों से ज्यादा मुश्किल समय में जी रहे हैं। देखने वाली बात यह है, आज हम इन लोगों से ज्यादा मुश्किल समय में जी रहे हैं। परिवर्तन ज्यादा तेजी से हो रहे हैं और पूरी दुनिया में हो रहे हैं। मुझे लगता है कि आने वाले 25 सालों में बहुत से ऐसे उतार चढ़ाव आएंगे जो इन लोगों द्वारा झेले गए उतार चढ़ावों की तरह ही होंगे। मुझे यह चिंता है कि बहुत से लोग सिर्फ पैसे पर अपना ध्यान लगाए बैठे हैं और अपनी सबसे बड़ी दौलत पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसका नाम है शिक्षा। अगर लोग लचीले होने, दिमाग खुला रखने और सीखने के लिए तैयार रहें तो इन परिवर्तनों के बावजूद वे बहुत अमीर बन सकते हैं। अगर लोग यह सोचेंगे कि पैसा ही उनकी समस्याओं को सुलझा सकता है तो ऐसे लोगों के लिए आगे आने वाला समय बहुत परेशानी भरा होगा।
बुद्धि से समस्याएं सुलझती हैं और पैसा आता है। अगर आपके पास पैसे की समझ नहीं है तो पैसा चाहे आ भी जाए पर ज्यादा देर तक नहीं टिकता। ज्यादातर लोग जिंदगी भर यह नहीं समझ पाते कि असल बात यह नहीं है कि आप कितना पैसा कमा पाते हैं, बल्कि यह है कि आप कितना पैसा रख पाते हैं। हमने लॉटरी जीतने वाले उन गरीब लोगों की कहानियां सुनी हैं जो अचानक अमीर बन जाते हैं, पर कुछ समय बाद वे फिर से गरीब हो जाते हैं। ये लोग लाखों करोड़ों जीतते हैं, फिर भी वे लौटकर वहीं आ जाते हैं जहां से उन्होंने शुरू किया था। आपने उन व्यावसायिक एथलीट्स की कहानियां भी पढ़ी होंगी जो 24 साल की उम्र में हर साल करोड़ों डॉलर कमाते हैं और 34 साल की उम्र में उन्हें पुल के नीचे सोना पड़ता है। आज ही के अखबार में एक युवा बास्केटबॉल खिलाड़ी की खबर छपी है जो 1 साल पहले करोड़ों का मालिक था। आज वह यह शिकायत करता फिर रहा है कि उसके दोस्तों, वकीलों और अकाउंटेंट्स ने उसके पैसे हड़प लिए और इसी वजह से आज उसे बहुत कम मजदूरी पर कार धोने का काम करना पड़ रहा है। वह सिर्फ 29 साल का है, उसे कार धोने के काम से भी निकाल दिया गया। इसकी वजह यह थी कि उसने कार साफ करते समय अपनी चैंपियनशिप रिंग उतारने से मना कर दिया और इसलिए उसकी खबर अखबार में छप गई। वह अपने निकाले जाने का विरोध कर रहा है और कहता है कि यह भेदभाव है। अंगूठी ही तो उसकी महान जिंदगी की इकलौती निशानी है। उसका कहना है कि अगर आप उसकी अंगूठी उतरवा लेंगे तो उसके पास जिंदा रहने का कोई सहारा नहीं बचेगा और वह मर जाएगा। 1997 में मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जो नए नए करोड़पति बन रहे हैं। एक बार फिर यह 1920 के उछाल वाले दशक की याद दिला देता है। हालांकि मैं खुश हूं कि इतने ज्यादा लोग अमीर बनते जा रहे हैं, परंतु मैं उन्हें चेतावनी देना चाहता हूं कि लंबे समय में यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आपने कितना पैसा कमाया, बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि आपने कितना पैसा रखा और आपने कितनी पीढ़ियों तक उस पैसे को सहेजा। तो जब लोग मुझसे पूछते हैं हम किस तरह शुरू करें या मुझे बताइए कि जल्दी से अमीर कैसे बना जा सकता है, तो वे मेरे जवाब से बहुत निराश होते हैं। मैं उनसे सिर्फ यही कहता हूं जो मेरे अमीर डैडी ने मुझसे बचपन में कहा था, अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हारे पास पैसे की समझ होनी चाहिए। जब भी मैं अमीर डैडी से मिलता था यह विचार मेरे दिमाग में हर बार ठोका जाता था। जैसा मैंने कहा, मेरे पढ़े लिखे डैडी हमेशा किताबें पढ़ने के फायदे बताते रहते थे। दूसरी तरफ मेरे अमीर डैडी वित्तीय साक्षरता या पैसे की समझ विकसित करने पर जोर देते थे। अगर आप एम्पायर स्टेट बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको एक गहरा गड्ढा खोदना पड़ेगा और एक मजबूत नींव डालनी होगी। अगर आप किसी उपनगर में एक घर बनाने जा रहे हैं तो आपको सिर्फ 6 इंच का कंक्रीट का स्लैब डालना होगा। ज्यादातर लोग अमीर बनने के चक्कर में 6 इंच के स्लैब पर एम्पायर स्टेट बिल्डिंग खड़ी करना चाहते हैं। हमारा स्कूल सिस्टम उस जमाने का है जब खेती किसानी ही अर्थव्यवस्था का आधार थी। आज भी यह बिना नींव के घरों में भरोसा करता है। धूल का फर्श आज भी लोकप्रिय है, इसलिए स्कूल से निकलने वाले बच्चों की कोई आर्थिक नींव नहीं होती है। एक दिन जब उन्हें नींद नहीं आती और वे कर्ज में डूब जाते हैं तो वे अमेरिकी सपने को देखते हैं और यह फैसला करते हैं कि पैसे की जो समस्या उनके सामने खड़ी है उसे अमीर होकर ही सुलझाया जा सकता हो। इमारत बनना शुरू हो जाती है। यह तेजी से ऊपर बढ़ती है और जल्द ही एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के बजाय हमारे पास सर्बिया का लीनिंग टॉवर होता है। हमारी रातों की नींद एक बार फिर उड़ जाती है। माइक और मेरे लिए दोनों ही विकल्प संभव थे, क्योंकि हमारी आर्थिक नींव मजबूत थी और पैसे की समझ हमें बचपन से ही सिखाई गई थी। देखा जाए तो अकाउंटिंग शायद दुनिया का सबसे बोरिंग विषय है। यह बहुत उलझन भरा विषय भी है, परंतु अगर आप लंबे समय तक अमीर बने रहना चाहते हैं तो यह सबसे महत्वपूर्ण विषय भी है। सवाल यह है कि आप इस बोरिंग और उलझन भरे विषय को अपने बच्चे को किस तरह सिखा सकते हैं। इस सवाल का जवाब है, इसे आसान बनाकर आप पहले इसे
तस्वीरों के जरिए सिखाएं। अमीर डैडी ने माइक और मेरे लिए एक मजबूत आर्थिक नींव डाली थी। चूंकि हम लोग छोटे बच्चे थे, इसलिए उन्होंने हमें सिखाने का एक आसान तरीका ईजाद किया। सालों तक वे केवल चित्र बनाते रहे और उनके साथ शब्दों का इस्तेमाल करके हमें समझाते रहे। जब माइक और मैंने उन आसान डायग्राम्स की मदद से आर्थिक शब्दावली और पैसे के खेल को समझ लिया, तो इसके कई सालों बाद अमीर डैडी ने अंकों को जोड़ना शुरू किया। आज माइक को जितने अकाउंटिंग विश्लेषण की जरूरत है, वह उससे भी कहीं सूक्ष्म और जटिल विश्लेषण कर सकता है। उसके पास 10 अरब डॉलर का साम्राज्य है। मैं इतना ज्यादा जटिल विश्लेषण नहीं करता क्योंकि मेरा साम्राज्य छोटा है, परंतु हम दोनों की ही नींव आसान नींव थी। आगे आने वाले पृष्ठों में मैं आपके सामने वही आसान से चित्र खींचूंगा जो माइक के डैडी ने हमारे लिए खींचे थे। हालांकि वे आसान हैं, परंतु इन चित्रों के सहारे उन्होंने 2 छोटे बच्चों को ठोस और गहरी नींव पर दौलत का बड़ा महल बनाना सिखाया। नियम 1, आपको संपत्ति और दायित्व का अंतर पता होना चाहिए और हमेशा संपत्ति ही खरीदनी चाहिए। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको बस इतना ही जानने की जरूरत है। यह पहला नियम है, यही इकलौता नियम है। यह बहुत आसान लगता है, परंतु ज्यादातर लोगों को यह पता ही नहीं है कि यह नियम कितना महत्वपूर्ण है। ज्यादातर लोग पैसे की समस्याओं में सिर्फ इसलिए उलझे रहते हैं क्योंकि उन्हें यह पता ही नहीं होता कि संपत्ति और दायित्व में क्या फर्क होता है। अमीर लोग संपत्ति इकट्ठी करते हैं, गरीब और मध्य वर्गीय लोग दायित्व इकट्ठे करते हैं। और मजे की बात यह है कि उन लोगों को यह लगता है कि वे संपत्ति इकट्ठी कर रहे हैं। जब अमीर डैडी ने माइक और मुझे यह बताया तो हमने सोचा कि वे मजाक कर रहे हैं। हम 2 बच्चे अमीर बनने का रहस्य जानने के लिए इतने हैरान परेशान थे, जबकि उसका जवाब इतना आसान था। यह इतना ज्यादा आसान था कि हमें इस बात पर सोचने के लिए बहुत देर तक ठहरना पड़ा। संपत्ति क्या होती है? माइक ने पूछा। अभी उस बारे में चिंता मत करो, अमीर डैडी ने कहा। अभी सिर्फ इस विचार को अपने दिमाग में घुस जाने दो। अगर तुम इसे आसानी से समझ सकते हो तो तुम्हारी जिंदगी की एक योजना होगी और तुम्हें जिंदगी भर पैसे की कभी दिक्कत नहीं आएगी। यह आसान है, इसीलिए इसे अनदेखा कर दिया जाता है। आपका मतलब है कि हमें बस इतना ही जानने की जरूरत है कि संपत्ति क्या है। यह जानने के बाद हम उसे हासिल कर लें और अमीर बन जाए? मैंने पूछा। अमीर डैडी ने हामी भरी। हाँ, यह इतना ही आसान है। अगर यह इतना आसान है तो फिर हर आदमी अमीर क्यों नहीं बन जाता? मैंने पूछा। अमीर डैडी मुस्कुराए, क्योंकि लोग संपत्ति और दायित्व में फर्क नहीं कर पाते। मुझे याद है मैंने पूछा था, वयस्क लोग इतने मूर्ख कैसे हो सकते हैं? अगर यह इतना आसान है और इतना महत्वपूर्ण है तो हर कोई इसे जानना या खोजना क्यों नहीं चाहता? संपत्ति और दायित्व क्या होते हैं, यह समझाने में अमीर डैडी को बस कुछ ही मिनट लगे। बड़े लोगों को यह नियम समझाने में मुझे बहुत कठिनाई होती है। क्यों? क्योंकि बड़े लोग ज्यादा स्मार्ट होते हैं। मैंने अक्सर देखा है कि ज्यादातर लोग आसान विचारों को नहीं समझ पाते। इसका कारण यह है कि उनकी शिक्षा अलग तरह से हुई है। उन्हें दूसरे प्रोफेशनल्स ने पढ़ाया है, जैसे बैंकर्स, अकाउंटेंट्स, रियल एस्टेट एजेंट्स, फाइनेंशियल प्लानर्स इत्यादि। ज्यादातर बड़े लोगों के सामने मुश्किल यह होती है कि उन्हें बहुत कुछ भूलना पड़ता है और एक बार फिर से बच्चा बनना पड़ता है। एक समझदार वयस्क को अक्सर ऐसा लगता है कि आसान परिभाषाओं पर ध्यान देना मूर्खता है। अमीर डैडी किस सिद्धांत में यकीन करते थे? कीप इट सिंपल स्टूपिड। इसलिए वे हम 2 छोटे बच्चों को सबक को आसान बनाते थे और इस तरह उन्होंने हमारी पैसे की नींव को ज्यादा मजबूत बना दिया। तो दिक्कत या उलझन किस बात से आती है, या इतनी आसान चीज किस तरह कठिन बन जाती है? कोई ऐसी संपत्ति क्यों खरीदता है जो असल में दायित्व होती है? इसका जवाब हमें अपनी बुनियादी शिक्षा में मिलता है। हम
साक्षरता शब्द पर ध्यान देते हैं और पैसे की साक्षरता को अनदेखा कर देते हैं। कोई वस्तु संपत्ति है या दायित्व, यह कैसे पता चलेगा? अगर आप सचमुच झंझट में फंस रहे हैं तो इन शब्दों को डिक्शनरी में देख लें। मैं जानता हूं कि वहां दी हुई परिभाषाएं किसी अकाउंटेंट को अच्छी लगती होंगी, परंतु दिक्कत यह है कि आम आदमी उन्हें पूरी तरह से नहीं समझ पाता। फिर भी हम वयस्क लोग यह मानने में अपनी तौहीन समझते हैं कि कोई चीज हमें समझ में नहीं आ रही है। छोटे बच्चों को समझाते समय अमीर डैडी ने एक बार कहा था, संपत्ति को शब्दों के नहीं, अंकों के द्वारा पढ़ा जाता है, और अगर आप अंकों को नहीं पढ़ सकते तो आपको संपत्ति और जमीन में खुदे गड्ढे में कोई फर्क महसूस नहीं होगा। अकाउंटिंग में अंक महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण तो वह बात है जो अंक आपको बता रहे हैं। यह शब्दों की ही तरह है, शब्द महत्वपूर्ण नहीं होते, महत्वपूर्ण वह बात होती है जो शब्दों के जरिए बताई जाती है। कई लोग पढ़ते हैं परंतु ज्यादा समझ नहीं पाते। यह रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या पढ़े हुए को समझने की काबिलियत होती है, और इस क्षेत्र में हम सबकी अलग अलग काबिलियत होती है। उदाहरण के लिए मैंने हाल ही में एक नया वीसीआर खरीदा। इसके साथ निर्देश पुस्तिका भी थी जिसमें समझाया गया था कि अपने वीसीआर को किस तरह प्रोग्राम किया जाता है। मैं शुक्रवार की शाम को आने वाले अपने फेवरेट टीवी शो को रिकॉर्ड करना चाहता था, पर उस निर्देश पुस्तिका को पढ़ते पढ़ते मैं पागल हो गया। मुझे दुनिया में कोई भी काम इतना मुश्किल नहीं लग रहा था जितना कि अपने वीसीआर को प्रोग्राम करना। मैं शब्दों को पढ़ सकता था, परंतु इसके बावजूद मुझे समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मुझे शब्दों को पहचानने में ए मिल रहा था, परंतु उन्हें समझने में मुझे एफ मिल रहा था। और यही ज्यादातर लोगों के साथ पैसे के मामले में होता है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको अंकों को पढ़ना और उन्हें समझना आना चाहिए। मैंने अपने अमीर डैडी से यह बात हजारों बार सुनी है, और मैंने यह भी सुना है अमीर लोग संपत्ति इकट्ठी करते हैं जबकि गरीब और मध्य वर्गीय लोग दायित्व इकट्ठे करते हैं। यहां यह बताया जा रहा है कि संपत्ति और दायित्व में क्या फर्क होता है। ज्यादातर अकाउंटेंट और फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स परिभाषाओं पर आपस में सहमत नहीं होते, परंतु यह आसान चित्र या रेखा चित्र दो छोटे बच्चों के लिए मजबूत वित्तीय नींव डालने में बड़े काम आए। बहुत छोटे बच्चों को सिखाने के हिसाब से अमीर डैडी ने हर चीज को बहुत आसान बनाए रखा, और जहां तक बन पड़ा उन्होंने चित्र या रेखा चित्र का प्रयोग ज्यादा किया, शब्दों का उपयोग कम से कम किया, और अंकों का तो कई वर्षों तक इस्तेमाल ही नहीं किया। यह एक संपत्ति का कैश फ्लो पैटर्न है। ऊपर दिया हुआ बॉक्स एक इनकम स्टेटमेंट है, जिसे अवसर लाभ और हानि का स्टेटमेंट भी कहा जाता है। यह आमदनी और खर्च बताता है, आने वाला पैसा और जाने वाला पैसा। नीचे का चित्र बैलेंस शीट है। इसे इसलिए यह कहा जाता है क्योंकि इसमें संपत्ति और दायित्वों को एक साथ मिलाकर देखा जाता है, यानी उन्हें बैलेंस किया जाता है। कुछ लोग जिनमें पैसे की समझ नहीं होती, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के बीच के संबंध को नहीं जानते। यह संबंध जानना बहुत जरूरी है। पैसे की तंगी की असली वजह यह होती है कि लोग संपत्ति और दायित्व के बीच के अंतर को ठीक से नहीं समझ पाते। अक्सर इन दोनों शब्दों की परिभाषाएं भी समस्या खड़ी कर देती हैं। अगर आपको दुविधा में पड़ना अच्छा लगता है तो आप शब्दकोश उठाकर उसमें संपत्ति और दायित्व शब्दों का मतलब देख लें। अब इन परिभाषाओं का मतलब अकाउंटेंट को तो अच्छी तरह समझ में आ सकता है, परंतु आम आदमी के लिए यह वैसी ही बात हो गई जैसे परिभाषा का मतलब मैंडेरिन जैसी किसी विदेशी भाषा में लिख दिया गया हो। आप परिभाषा में लिखे हुए शब्दों को तो पढ़ सकते हैं, परंतु उन्हें अच्छी तरह समझना कठिन हो। इसलिए जैसा मैंने पहले कहा था, मेरे अमीर डैडी ने हमेशा दोनों छोटे बच्चों को यह आसान परिभाषा सिखाई। संपत्ति वह होती है जो आपकी जेब में पैसा डालती है।
अच्छी, आसान और उपयोग में आने वाली परिभाषा। यह एक दायित्व का कैश फ्लो पैटर्न है। अब चूंकि संपत्ति और दायित्व को चित्रों से समझा दिया गया है, इसलिए शब्दों में दी गई परिभाषाओं को समझना ज्यादा आसान होगा। संपत्ति वह चीज है जो मेरी जेब में पैसे डालती है। दायित्व वह चीज है जो मेरी जेब से पैसे निकालती है। वास्तव में आपको इतना ही जानने की जरूरत है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आप जिंदगी भर संपत्ति खरीदते रहिए। अगर आप गरीब या मध्य वर्गीय आदमी बनना चाहते हैं तो आप दायित्व खरीदते रहिए। इनके बीच के फर्क को न जानने से ज्यादातर लोग जीवन भर पैसे की तंगी से परेशान रहते हैं। पैसों के लिए आदमी इसलिए परेशान होता रहता है क्योंकि वह न तो शब्दों को समझ पाता है, न ही अंकों को। जिन लोगों के सामने पैसे की मुश्किलें आ रही हैं, उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि शब्दों या अंकों में ऐसा कुछ है जिसे वे पढ़ नहीं पा रहे हैं। कोई चीज ठीक से उनकी समझ में नहीं आ रही है। अमीर लोग इसलिए अमीर होते हैं क्योंकि इस मामले में वे पैसे की तंगी से परेशान लोगों से ज्यादा समझदार होते हैं। तो अगर आप अमीर बनना चाहते हैं और अपनी दौलत को बनाए रखना चाहते हैं तो पैसे की साक्षरता और समझदारी महत्वपूर्ण है। शब्दों में भी और अंकों में भी चित्रों में जो तीर लगे हैं वे पैसे के बहाव यानी कैश फ्लो को बताते हैं। ध्यान रखिए, सिर्फ अंकों से पूरी बात समझ में नहीं आती है और सिर्फ शब्दों से भी पूरी बात समझ में नहीं आती है। महत्व तो पूरी कहानी का होता है। किसी वित्तीय रिपोर्ट में अंकों को पढ़ना प्लॉट या कहानी ढूंढने की तरह ही है। पैसा कहां जा रहा है, इस बात की कहानी। 80% परिवारों की पैसे की कहानी यह होती है कि वे अमीर बनने के लिए कड़ी मेहनत करते जाते हैं। इसका कारण यह नहीं है कि वे पैसा नहीं कमाते। असली कारण यह है कि वे जिंदगी भर संपत्ति की जगह दायित्व खरीदते रहते हैं। उदाहरण के तौर पर यह एक गरीब आदमी या घर पर रहने वाले नौजवान का कैश फ्लो पैटर्न है। यह मध्य वर्गीय आदमी का कैश फ्लो पैटर्न है। यह एक अमीर आदमी का कैश फ्लो पैटर्न है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये सभी चित्र बहुत ज्यादा सरल बना दिए गए हैं। हम में से हर एक को जिंदा रहने के लिए खर्च करना पड़ता है। हम सभी को रोटी, कपड़े और मकान की जरूरत होती है। चित्र यह बताते हैं कि गरीब, मध्य वर्गीय और अमीर आदमी की जिंदगियों में पैसा किस तरह आता जाता है। कैश फ्लो पूरी कहानी बता देता है। इस कहानी में यह बताया जाता है कि वह आदमी अपने पैसे का किस तरह इस्तेमाल करता है। एक बार पैसा हाथ में आ जाने के बाद वह उस पैसे का क्या करता है। मैंने अपनी कहानी अमेरिका के सबसे अमीर व्यक्तियों से इसलिए शुरू की ताकि मैं यह बता सकूं कि इतने सारे लोगों की सोच में कहां गलती होती है। गलती यह होती है कि वे यह मानते हैं कि पैसे से सारी समस्याएं सुलझ जाती हैं। इसलिए जब लोग मुझसे फटाफट अमीर बनने के नुस्खे पूछते हैं तो मैं कांप जाता हूं, या यह कि उन्हें कहां से शुरू करना चाहिए। मैं अक्सर सुनता हूं, मैं कर्ज में हूं, इसलिए मुझे और ज्यादा पैसे कमाने चाहिए। परंतु यह देखने में आया है कि ज्यादा पैसे से समस्या नहीं सुलझती। सच कहा जाए तो इससे समस्या और ज्यादा बढ़ सकती है। पैसा हमारी इंसानी कमजोरियों को अक्सर ज्यादा उभार देता है। पैसा अक्सर हमारे ऐसे पहलू पर रोशनी डालता है जिसके बारे में हम अनजान रहते हैं। इसलिए अगर किसी आदमी को अचानक बहुत सी दौलत मिल जाए, जैसे पैतृक संपत्ति, तनख्वाह में भारी बढ़ोतरी या उसकी लॉटरी लग जाए, तो पैसा मिलने के कुछ समय बाद वह अपने पुराने हाल में पहुंच जाता है, और कई बार तो उससे भी बुरे हाल में। पैसा आपके दिमाग में चल रहे कैश फ्लो पैटर्न को उजागर करता है।
अगर यह पैटर्न ऐसा है कि अपनी पूरी कमाई खर्च करनी है, तो इस बात की बहुत संभावना है कि आपकी आमदनी बढ़ेगी तो आपका खर्च अपने आप बढ़ जाएगा। इसलिए यह कहावत सही है, मूर्ख और उसके पैसे से शानदार दावतें होती हैं। मैंने यह कई बार कहा है कि हम स्कूल इसलिए जाते हैं ताकि हम शैक्षणिक और व्यावसायिक काबिलियत को हासिल कर सकें। निश्चित रूप से यह दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। हमारी व्यावसायिक काबिलियत के कारण ही हम पैसा बनाना सीखते हैं। 1960 के दशक में जब मैं हाई स्कूल में था, यह माना जाता था कि अगर कोई पढ़ने लिखने में अच्छा है तो वह होनहार विद्यार्थी आगे जाकर डॉक्टर बनेगा। अक्सर उस बच्चे से यह नहीं पूछा जाता था कि क्या वह डॉक्टर बनना चाहेगा। यह मान लिया जाता था। इसका कारण यह था कि इस धंधे में सबसे ज्यादा पैसा नजर आता था। आज डॉक्टरों के सामने पैसे के बहुत से संकट हैं जो भगवान न करे किसी और के सामने हों। बीमा कंपनियां इस व्यवसाय पर काबू किए हैं, सरकार भी दखल दे रही है और अदालतों में मुआवजे के केस दायर हो रहे हैं इत्यादि। आज बच्चे बास्केटबॉल स्टार बनना चाहते हैं, टाइगर वुड्स की तरह गोल्फर बनना चाहते हैं, कंप्यूटर विशेषज्ञ बनना चाहते हैं, मूवी स्टार, रॉक स्टार, ब्यूटी क्वीन या वॉल स्ट्रीट पर ट्रेडर बनना चाहते हैं। इसलिए क्योंकि अब दौलत, शोहरत और इज्जत इन्हीं जगहों पर है। इसी कारण स्कूलों में बच्चों को अच्छा पढ़ने के लिए प्रेरित करना मुश्किल हो गया है। वे जानते हैं कि व्यावसायिक सफलता का शैक्षणिक सफलता से कोई सीधा संबंध नहीं है, जैसा कभी हुआ करता था। चूंकि विद्यार्थियों में स्कूल छोड़ते समय पैसे की कोई समझ नहीं होती है, इसलिए करोड़ों पढ़े लिखे लोग अपने कारोबार में तो सफल हो जाते हैं, परंतु बाद में वे पैसे की तंगी से जूझते रहते हैं। वे और ज्यादा मेहनत करते हैं, परंतु अपनी समस्याओं से जीत नहीं पाते। उनकी शिक्षा में कमी यह नहीं है कि उन्हें पैसा कमाना नहीं सिखाया गया, बल्कि यह है कि उन्हें पैसा खर्च करने का तरीका नहीं सिखाया गया। पैसा बनाने के बाद उसका किस तरह इस्तेमाल किया जाए और उसे किस तरह संभाला जाए, इसे पैसे की समझ कहते हैं। पैसा एक बार कमाने के बाद उसका क्या किया जाए, इसे अपने पास कितने लंबे समय तक रोका जाए और अपने पैसे से कड़ी मेहनत कैसे करवाई जाए। ज्यादातर लोग यह नहीं बता पाते कि उनकी पैसे की तंगी का कारण क्या है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनमें कैश फ्लो की समझ नहीं होती। कोई आदमी बहुत पढ़ा लिखा हो सकता है, अपने कारोबार में सफल हो सकता है, परंतु हो सकता है कि उसमें पैसे की बिल्कुल भी समझ ना हो। ऐसे लोग अक्सर जरूरत से ज्यादा कड़ी मेहनत करते हैं क्योंकि उन्होंने कड़ी मेहनत करना तो सीखा है, परंतु पैसे से अपने लिए कड़ी मेहनत करवाना नहीं सीखा। यह कहानी बताती है कि पैसे का सुख भरा सपना किस तरह दुख भरे सपने में बदल जाता है। कड़ी मेहनत करने वाले लोगों की फिल्मी कहानी एक घिसे पिटे ढर्रे पर चलती है। हाल में शादीशुदा बहुत पढ़े लिखे पति पत्नी साथ साथ किराए के मकान में रहने लगते हैं। जल्दी ही उन्हें यह लगने लगता है कि वे पैसा बचा रहे हैं, क्योंकि दो लोगों के साथ साथ रहने का खर्च भी लगभग उतना ही होता है जितना कि अकेले आदमी का। समस्या यह है कि जिस अपार्टमेंट में वे रहते हैं वह छोटा है। वे अपने सपनों का घर खरीदने के लिए पैसे बचाने लगते हैं ताकि वे बच्चे पैदा कर सकें। अब उनके पास 2 तनख्वाहें होती हैं और वे अपने करियर पर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। उनकी आमदनी बढ़ने लगती है। जैसे जैसे उनकी आमदनी बढ़ने लगती है, उनके खर्च भी बढ़ने लगते हैं। ज्यादातर लोगों के लिए पहले नंबर का खर्च होता है टैक्स। कई लोग सोचते हैं इनकम टैक्स, परंतु ज्यादातर लोगों के लिए सबसे बड़ा टैक्स होता है सोशल सिक्योरिटी टैक्स। कर्मचारी को ऐसा लगता है कि सोशल सिक्योरिटी टैक्स, मेडिकेयर टैक्स को मिलाकर कुल टैक्स लगभग 7.5% के करीब होता है, परंतु हकीकत में यह 15% होता है, क्योंकि आपके बॉस को भी सोशल सिक्योरिटी की
उतनी ही रकम मिलानी पड़ती है। मुद्दे की बात यह है कि यह वह पैसा है जो आपका बॉस आपको नहीं दे सकता। इससे भी बड़ी बात यह है कि आपको अपने वेतन में से कटे सोशल सिक्योरिटी टैक्स की रकम पर इनकम टैक्स भी देना होता है, और यह ऐसी आमदनी होती है जो आपके हाथ में नहीं आई है, बल्कि सीधे ही सोशल सिक्योरिटी में चली गई है। फिर दायित्व बढ़ने लगते हैं। इसे समझाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम वापस युवा पति पत्नी की कहानी की तरफ चलें। उनकी आमदनी बढ़ने के कारण वे फैसला करते हैं कि अब वे किराए के मकान में नहीं रहेंगे, बल्कि अपने सपनों का घर खरीद लेंगे। जब वे अपने घर में पहुंच जाते हैं तो उन पर एक नए टैक्स का बोझ आ जाता है, जिसे प्रॉपर्टी टैक्स कहते हैं। फिर वो लोग एक नई कार खरीदते हैं, नया फर्नीचर और नया सामान खरीदते हैं ताकि उनका घर आलीशान लगे। अचानक वे अपने सपने से जागते हैं और देखते हैं कि उनके दायित्व का कॉलम बढ़ गया है। वे कर्ज में हैं और उन्हें बहुत से मॉर्टगेज ऋण और क्रेडिट कार्ड ऋण चुकाने हैं। अब वे चूहा दौड़ में फंस चुके हैं। एक बच्चा पैदा हो जाता है। वे और कड़ी मेहनत करते हैं। प्रक्रिया फिर दोहराई जाती है। ज्यादा पैसा आता है, उस पर ज्यादा टैक्स लगता है, जिसे ब्रैकेट क्रीप भी कहा जाता है। तभी उनके पास डाक में एक और क्रेडिट कार्ड आ जाता है। वे उसका इस्तेमाल करते हैं। वह खत्म हो जाता है। तभी एक लोन कंपनी का आदमी आकर उन्हें बताता है कि उनकी सबसे बड़ी संपत्ति, उनके घर की कीमत बढ़ गई है। कंपनी उन्हें एक बिल कंसोलिडेशन लोन देने का ऑफर देती है क्योंकि उनकी क्रेडिट बहुत अच्छी है। कंपनी उन्हें यह भी बताती है कि समझदारी इसी में होगी कि वे अपने ऊंची ब्याज दर पर लिए गए कंज्यूमर लोन को उनके क्रेडिट कार्ड से चुका दें, और इसके अलावा उनके घर पर लगने वाले ब्याज से उन्हें टैक्स में छूट भी मिलेगी। वे ऐसा ही करते हैं और ज्यादा ब्याज दर वाले क्रेडिट कार्ड का भुगतान कर देते हैं। इसके बाद वे राहत की सांस लेते हैं। उन्होंने क्रेडिट कार्ड का हिसाब साफ कर दिया है। अब उन्होंने अपने उपभोक्ता ऋण को होम मॉर्टगेज में बदल लिया है। उनका भुगतान भी कम हो जाता है क्योंकि उन्हें अपने कर्ज को 30 साल की किश्तों में चुकाना है। समस्या से निपटने का यही स्मार्ट तरीका है। उनके पड़ोसी आते हैं और उन्हें शॉपिंग पर चलने का न्योता देते हैं। मेमोरियल डे की सेल लगी हुई है, यही तो मौका है कुछ पैसे बचाने का। वे अपने आप से कहते हैं, मैं कुछ नहीं खरीदूंगा, मैं तो सिर्फ देखने जा रहा हूं। परंतु अगर कोई चीज जम जाए तो उसे खरीदने की उम्मीद में वे अपने क्रेडिट कार्ड को ले जाना नहीं भूलते। मैं ऐसे युवा दंपति से हर समय टकराता हूं। उनके नाम बदलते रहते हैं, परंतु उनकी पैसे की तंगी एक सी ही रहती है। वे मेरी चर्चाओं में यह सुनने के लिए आते हैं कि मैं इस बारे में क्या कहता हूं। वे मुझसे पूछते हैं, क्या आप हमें बता सकते हैं कि और ज्यादा पैसा कैसे कमाया जा सकता है? उनकी खर्चीली आदतों ने उन्हें और ज्यादा कमाने के लिए मजबूर कर दिया है। वे इतना भी नहीं जानते कि दरअसल समस्या पैसा कमाने की नहीं है, पैसा सही तरह से खर्च करने की है, और यही पैसे की तंगी का कारण है। यह समस्या इसलिए पैदा होती है क्योंकि उनमें पैसे की समझ नहीं होती। यह समस्या इसलिए और भी भयानक हो जाती है क्योंकि वे संपत्ति और दायित्व के फर्क को नहीं समझ पाते। मेरा मानना है कि ज्यादा पैसे से शायद ही कभी किसी की पैसे की समस्याएं सुलझती हैं। समस्याएं समझदारी से सुलझती हैं। मेरा एक दोस्त बार बार कर्ज में फंसे लोगों को यही सलाह देता है, अगर आपको लगता है कि आपने अपने आप को किसी गड्ढे में फंसा लिया है तो गड्ढा खोदना बंद कर दो। मेरे डैडी बचपन में हमें बताया करते थे कि जापानी 3 ताकतों को मानते थे: तलवार की ताकत, रत्नों की ताकत और दर्पण की ताकत। तलवार हथियारों की ताकत का प्रतीक थी। अमेरिका ने हथियारों पर खरबों डॉलर खर्च कर दिए हैं और इसी कारण वह आज विश्व में सबसे ताकतवर देश है। रत्न पैसे की ताकत का प्रतीक है। इस कहावत में कुछ तो सच्चाई है। यह स्वर्णिम नियम याद रखो, जिसके पास स्वर्ण है वही नियम बनाता है। दर्पण आत्मज्ञान का प्रतीक है। जापानी दंत कथा के अनुसार
यह आत्मज्ञान इन तीनों में सबसे कीमती वस्तु थी। गरीब और मध्यवर्गीय लोग अक्सर धन की ताकत से नियंत्रित होते हैं। वे सुबह सुबह उठकर कड़ी मेहनत करने यानी नौकरी करने चले जाते हैं और खुद से यह तक नहीं पूछते कि क्या ऐसा करना समझदारी है। पैसे की समझ न होने के कारण ज्यादातर लोग पैसे की डरावनी ताकत को यह इजाजत दे देते हैं कि वह उन्हें काबू में कर ले। पैसे की ताकत उनके विरोध में इस्तेमाल होती है। अगर वे दर्पण की ताकत का इस्तेमाल करते तो वे खुद से यह सवाल पूछते, क्या इसमें समझदारी है? बहुत बार अपनी अंदरूनी समझदारी पर भरोसा करने के बजाय लोग भीड़ के साथ साथ चलने लगते हैं। वे कोई काम इसलिए करते हैं क्योंकि सभी लोग ऐसा करते हैं। वे सवाल पूछने के बजाय नकल करने लगते हैं। अक्सर वे नासमझी के कारण वही दोहराते हैं जो उन्हें सिखाया गया है। इस तरह के विचार कि आपका घर आपकी सबसे बड़ी पूंजी है, आपका घर आपका सबसे बड़ा निवेश है, अगर आप ज्यादा कर्ज लेते हैं तो आपको टैक्स में ज्यादा छूट मिलेगी, सुरक्षित नौकरी खोजो, गलतियां मत करो, खतरे मत उठाओ। ऐसा कहा जाता है कि ज्यादातर लोगों के लिए मौत से भी डरावनी चीज होती है भीड़ के सामने बोलने का डर। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि ज्यादातर लोग सार्वजनिक मंच पर बोलने से इसलिए डरते हैं क्योंकि उन्हें यह डर होता है कि उनकी बुराई होगी, लोग उनकी हंसी उड़ाएंगे, वे अकेले रह जाएंगे, सबसे कट जाएंगे और बिरादरी से अलग थलग कर दिए जाएंगे। सबसे अलग होने का डर या अकेले रह जाने का डर ही वह सबसे बड़ा कारण है जिस वजह से ज्यादातर लोग अपनी समस्या हल करने के लिए नए तरीके नहीं ढूंढते। इसीलिए मेरे पढ़े लिखे डैडी कहा करते थे कि जापानी लोग दर्पण की ताकत को सबसे ज्यादा महत्व देते थे, क्योंकि जब इंसान दर्पण में खुद को देखता है तभी उसे सच्चाई का पता चलता है। और ज्यादातर लोग खतरे मत उठाओ इसलिए कहते हैं क्योंकि वे खुद डरे हुए होते हैं। यह किसी भी चीज के बारे में कहा जा सकता है, जैसे खेल में, संबंधों में, करियर में, धन में। इसी डर, इसी समाज से कट जाने के डर के कारण लोग लीक पर चलते हैं और समाज की स्वीकृत मान्यताओं या लोकप्रिय प्रवृत्तियों के खिलाफ नहीं जाते। आपका घर एक संपत्ति है, बिल कंसोलिडेशन लोन लो और कर्ज से बाहर निकल जाओ। कड़ी मेहनत करो। प्रमोशन का सवाल है, एक दिन मैं वाइस प्रेसिडेंट बन जाऊंगा, पैसे बचाओ। जब मेरी तनख्वाह बढ़ेगी तो मैं एक बड़ा घर खरीद लूंगा। म्यूचुअल फंड सुरक्षित हैं। टिकल मी एल्मो डॉल्स अभी स्टॉक में नहीं है, परंतु मेरे पास एक डील रखी हुई है जो दूसरा ग्राहक अब तक लेने नहीं आया है। भीड़ के साथ चलने और पड़ोसियों के ऐशो आराम की नकल के कारण पैसे की बहुत सी समस्याएं पैदा होती हैं। कई बार हम सभी को दर्पण में देखने की जरूरत होती है और हमें अपने डर के बजाय अपनी अंदरूनी समझदारी से सोचना चाहिए। जब माइक और मैं 16 वर्ष के हुए तो हमें स्कूल में समस्याएं आने लगी थीं। हम बुरे बच्चे नहीं थे, हम केवल अपने आप को भीड़ से अलग कर रहे थे। स्कूल के बाद और शनिवार रविवार को हम माइक के डैडी के लिए काम करते थे। माइक और मैं अक्सर घंटों तक उसके डैडी के साथ बैठे रहते थे जब वे अपने बैंकर्स, वकीलों, अकाउंटेंट, ब्रोकर, निवेशकों, मैनेजर्स और कर्मचारियों के साथ चर्चा करते थे। माइक के डैडी ने 13 साल की उम्र में स्कूल छोड़ दिया था और अब वे पढ़े लिखे लोगों को रास्ता दिखा रहे थे, उन्हें आदेश और निर्देश दे रहे थे, उनसे सवाल पूछ रहे थे। पढ़े लिखे लोग उनकी एक आवाज पर दौड़े चले आते थे और उनके गुस्से से डरते थे। यह आदमी कभी भीड़ के साथ नहीं चला। इस आदमी ने खुद के दम पर सोचा और फैसले किए। उन्हें इन शब्दों से चिढ़ होती थी, हमें इसे इस तरह से इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि सभी लोग इसी तरह से करते हैं। वे नहीं हो सकता से भी बहुत चिढ़ते थे। अगर आप उनसे कोई काम करवाना चाहते थे तो आपको बस इतना ही कहना था, मुझे लगता है कि आप इसे नहीं कर सकते। माइक और मैं उनके साथ रहकर जितना सीखे उतना हमने स्कूल में बिताए सालों में कभी नहीं सीखा, कॉलेज में भी नहीं। माइक के डैडी के पास
स्कूल की शिक्षा तो नहीं थी, परंतु उनके पास पैसे की शिक्षा थी और इसी कारण वे सफल भी थे। वे हमें बार बार बताया करते थे, एक समझदार आदमी अपने से ज्यादा समझदार लोगों को नौकरी पर रख सकता है। इसलिए माइक और मुझे समझदार लोगों की बातें सुनने और उनसे सीखने का लाभ मिला। परंतु इसके कारण माइक और मैं दोनों ही उस सामाजिक मान्यता के साथ नहीं चल पाए जो हमारे शिक्षक हमें सिखाते थे, और इस वजह से कई समस्याएं पैदा हो गईं। जब कोई टीचर कहता था, अगर तुम्हें अच्छे नंबर नहीं मिलते हैं तो तुम दुनिया में कुछ नहीं कर सकते, तो माइक और मैं अपनी भौहें चढ़ा लेते थे। जब हमें घिसे पिटे ढर्रे पर चलने को कहा जाता था और नियमों का अक्षरशः पालन करना सिखाया जाता था, तो हमें यह लगता था कि स्कूली शिक्षा दरअसल रचनात्मकता का गला घोंट देती है। हम अमीर डैडी की यह बात समझने लगे थे कि स्कूलों को इसलिए बनाया गया है ताकि वहां अच्छे कर्मचारी तैयार हो सकें, न कि अच्छे मालिक। कभी कभार माइक या मैं टीचर से पूछते थे कि हम जो पढ़ रहे हैं उसकी असली जिंदगी में क्या उपयोगिता है, या यह कि हमें पैसे के बारे में क्यों नहीं पढ़ाया जाता है। दूसरे सवाल का अक्सर हमें यह जवाब मिलता था कि पैसा महत्वपूर्ण नहीं है, और अगर हम अच्छी पढ़ाई करेंगे तो पैसा अपने आप मिलने लगेगा। हम पैसे की ताकत के बारे में जितना ज्यादा जानते जाते थे, अपने शिक्षकों और सहपाठियों से उतना ही दूर होते जाते थे। मेरे पढ़े लिखे डैडी ने कभी मुझ पर अच्छे नंबरों के लिए दबाव नहीं डाला। मुझे इस बात पर हैरत होती है कि उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया। परंतु हम लोगों में पैसे को लेकर अक्सर वाद विवाद होने लगे थे। जब मैं 16 साल का हुआ तो मेरी पैसे की बुनियाद मेरे मम्मी डैडी से अच्छी हो चुकी थी। मैं हिसाब किताब रख सकता था। मैं टैक्स अकाउंटेंट्स, कॉरपोरेट अटॉर्नी, बैंकर्स, रियल एस्टेट ब्रोकर्स, निवेशकों इत्यादि की बातें सुनता था। मेरे डैडी शिक्षकों से बातें करते थे। एक दिन मेरे डैडी मुझे बता रहे थे कि हमारा घर हमारे लिए सबसे बड़ा निवेश क्यों है। इस बात को लेकर हम लोगों में बहस हो गई जब मैंने उन्हें यह बताया कि घर हमारे लिए एक अच्छा निवेश क्यों नहीं है। आगे आने वाले चित्र से यह साबित हो जाता है कि अपने अपने घरों को लेकर मेरे अमीर डैडी और मेरे गरीब डैडी के विचारों में कितना अंतर था। एक डैडी के हिसाब से उनका घर एक संपत्ति थी, जबकि दूसरे डैडी के हिसाब से यह एक दायित्व था। अमीर डैडी के हिसाब से दिया गया चित्र, गरीब डैडी के हिसाब से दिया गया चित्र। मुझे याद है, मैंने दूसरा वाला चित्र खींचकर अपने डैडी को कैश फ्लो की दिशा समझाने की कोशिश की थी। मैंने उन्हें यह भी बताया था कि घर के साथ साथ उससे जुड़े कुछ दीगर खर्च भी बढ़ जाते हैं। एक ज्यादा बड़े घर का मतलब था और ज्यादा खर्च, और इसका मतलब यह था कि कैश फ्लो खर्च के कॉलम से होकर गुजरता रहता था। दायित्व। आज भी लोग मुझसे इस बात पर बहस करते हैं कि उनका घर संपत्ति क्यों नहीं होता। मैं जानता हूं कि बहुत से लोगों के लिए खुद का घर उनका सबसे बड़ा सपना होता है, और इसीलिए वे इसे अपना सबसे बड़ा निवेश मानते हैं। अपने घर के मालिक होने से ज्यादा अच्छा कुछ भी नहीं है। मैं इस लोकप्रिय मान्यता को देखने का एक और नजरिया सुझाना चाहता हूं। अगर मैं और मेरी पत्नी एक ज्यादा बड़ा और आलीशान मकान खरीदने की बात सोचते हैं, तो हम जानते हैं कि यह एक संपत्ति नहीं होगी, बल्कि एक दायित्व होगा, क्योंकि इससे हमारी जेब से पैसा निकल जाएगा। तो यह रहा मेरा तर्क। हालांकि ज्यादातर लोग मुझसे सहमत नहीं होंगे, क्योंकि घर एक भावनात्मक चीज होती है, और जब पैसे का सवाल आता है तो भावनाएं पैसे की समझ को हरा देती हैं। मुझे व्यक्तिगत अनुभव से पता है कि पैसा हर फैसले को भावनात्मक बना देता है। जब घर की बात आती है तो मैं यह बताना चाहता हूं कि ज्यादातर लोग उस घर की कीमत चुकाने के लिए जिंदगी भर काम करते हैं, जिसके वे कभी पूरी तरह मालिक नहीं होते। दूसरे शब्दों में, ज्यादातर लोग एक घर खरीदने के कुछ सालों बाद दूसरा घर खरीदते हैं, और हर बार पहले मकान के लिए
जो कर्ज वे लेते हैं उस पर उनके पास हर बार फिर से 30 साल का नया कर्ज हो जाता है। हालांकि लोगों को मॉर्टगेज पेमेंट पर ब्याज के लिए टैक्स में छूट मिलती है, परंतु वे अपने दीगर खर्चों के लिए टैक्स के बाद मिलने वाले डॉलरों का उपयोग करते हैं। अपनी मॉर्टगेज पूरी तरह चुकाने के बाद भी प्रॉपर्टी टैक्स। मेरी पत्नी के मम्मी डैडी को धक्का लगा जब उनके घर का प्रॉपर्टी टैक्स $1000 प्रति माह तक पहुंच गया। यह तब हुआ जब वे रिटायर हो चुके थे और इस बढ़ोतरी से उनका रिटायरमेंट के बाद का बजट गड़बड़ा गया और उन्हें मजबूरन मकान बदलना पड़ा। घर की कीमत हमेशा नहीं बढ़ती। मेरे कुछ दोस्त हैं जिन्होंने अपने घर के लिए कर्ज लिया था। उन्हें $10 लाख से भी ज्यादा का कर्ज चुकाना है, पर आज उस घर की कीमत $7 लाख से ज्यादा नहीं है। सबसे बड़े नुकसान अवसर गंवाने की वजह से होते हैं। अगर आपका सारा पैसा मकान में फंसा रहता है तो आपको ज्यादा कड़ी मेहनत करनी पड़ती है ताकि आपका खर्च चलता रहे। इस दौरान आपके संपत्ति वाले कॉलम में कोई बढ़ोतरी नहीं होती है। अगर एक युवा पति पत्नी शुरुआत में ही अपना पैसा संपत्ति वाले कॉलम में लगाए तो उनके आगे के साल आराम से गुजरेंगे, खासकर उस समय जब वे अपने बच्चों को कॉलेज में भेजेंगे। इस दौरान उनकी संपत्ति भी बढ़ जाएगी और उनके खर्चे भी आराम से चलते रहेंगे। अक्सर ऐसा होता है कि आपका घर आपके बढ़ते हुए खर्च के भुगतान के लिए होम इक्विटी लोन का साधन बन जाता है। संक्षेप में, अपना घर खरीदने का फैसले बहुत खर्चीला पड़ता है। इसके बजाय बेहतर यह होगा कि जल्दी ही इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बना लिया जाए। किसी आदमी पर इसका असर कम से कम 3 तरह से पड़ता है। 1, समय की बर्बादी, क्योंकि इस दौरान दूसरी संपत्तियों का मूल्य बढ़ गया होता। 2, अतिरिक्त पूंजी की बर्बादी, जिसे दोबारा निवेश किया जा सकता था, जबकि घर खरीदने के बाद आपको घर से सीधे जुड़े बहुत से खर्च उठाने पड़ते हैं। 3, शिक्षा की बर्बादी। अक्सर ऐसा होता है कि लोग यह मानते हैं कि उनके संपत्ति वाले कॉलम में उनका घर, बचत और रिटायरमेंट प्लान आते हैं। चूंकि उनके पास निवेश करने के लिए पैसा नहीं होता, इसलिए वे बिल्कुल भी निवेश नहीं करते हैं। इस कारण उन्हें निवेश का अनुभव कभी नहीं मिल पाता। ज्यादातर लोग कभी एक समझदार निवेशक नहीं बन पाते और सबसे बढ़िया निवेश सामान्य तौर पर सबसे पहले समझदार निवेशकों को बेचे जाते हैं, जो बाद में उन्हें सुरक्षित खेलने वाले लोगों को बेचते हैं। मेरे पढ़े लिखे डैडी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट चूहा दौड़ में फंसे व्यक्ति का सबसे अच्छा उदाहरण है। उनके खर्च हमेशा उनकी आमदनी से ज्यादा होते थे, इसलिए उन्हें संपत्ति में निवेश करने का मौका ही नहीं मिलता था। इसका नतीजा यह होता था कि उनके दायित्व जैसे मॉर्टगेज और क्रेडिट कार्ड के कर्ज उनकी संपत्ति से कहीं ज्यादा होते थे। अगला चित्र 1000 शब्दों की तरह एक कहानी बताता है। दूसरी तरफ मेरे अमीर डैडी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट यह दिखाता है कि वे जी जान लगाकर निवेश कर रहे थे और उन्होंने अपने दायित्वों को कम से कम रखा था। अमीर डैडी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मेरे अमीर डैडी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से यह भी पता चलता है कि अमीर लोग और ज्यादा अमीर क्यों बनते हैं। संपत्ति वाले कॉलम से इतनी ज्यादा आमदनी होती है कि खर्च आराम से चल जाता है और कुछ पैसा बच भी जाता है। इस बचे हुए पैसे को एक बार फिर से संपत्ति वाले कॉलम में दोबारा निवेश कर दिया जाता है। संपत्ति वाला कॉलम बढ़ता रहता है और इससे होने वाली आमदनी भी बढ़ती रहती है। नतीजा यह होता है, अमीर लोग और ज्यादा अमीर होते जाते हैं। अमीर लोग और ज्यादा अमीर क्यों होते जाते हैं? मध्य वर्ग के लोग हमेशा पैसे की तंगी से जूझते रहते हैं। उनकी मूल आमदनी
तनख्वाह से होती है, और जैसे जैसे उनकी तनख्वाह बढ़ती है उनके टैक्स भी बढ़ते जाते हैं। इसके साथ ही आमदनी बढ़ने पर उनके खर्च भी बढ़ जाते हैं। इसीलिए इसे चूहा दौड़ कहा गया है। यह लोग मानते हैं कि उनका घर उनकी मूल संपत्ति है और इसीलिए वे आमदनी दिलाने वाली संपत्ति में निवेश नहीं करते। मध्य वर्ग को पैसे की तंगी क्यों होती है? आज की कर्जदार सोसाइटी दो बातें मानती है। पहली यह कि खुद का घर एक निवेश होता है और दूसरी यह कि तनख्वाह बढ़ने पर खर्च भी बढ़ना चाहिए या एक ज्यादा बड़ा घर खरीद लेना चाहिए। बढ़ते हुए खर्च के कारण परिवार ज्यादा कर्ज में फंस जाते हैं और उन्हें पैसे की ओर ज्यादा तंगी का सामना करना पड़ता है। हालांकि वे अपनी नौकरियों में लगातार तरक्की कर रहे हैं और उनकी तनख्वाह लगातार बढ़ती जा रही है। इसे हाई रिस्क लिविंग या बहुत जोखिम भरी जीवन शैली कहा जाता है और इसका कारण यह है कि ऐसे लोगों में पैसे की समझ नहीं होती। 1990 के दशक में नौकरियों में भारी कटौती से यह बात पता चली कि मध्य वर्ग पैसे के मामले में कितना असुरक्षित है। अचानक कंपनी पेंशन प्लान की जगह पर 401k प्लान आ गए हैं। सोशल सिक्योरिटी निश्चित रूप से संकट में है और इसे रिटायरमेंट का सहारा नहीं बनाया जा सकता। मध्य वर्ग में घबराहट का माहौल पैदा हो गया है। आज एक अच्छी बात यह है कि ज्यादातर लोग यह बातें समझते हैं और इसलिए उन्होंने म्यूचुअल फंड खरीदना शुरू कर दिया है। निवेश में हुई बढ़ोतरी के कारण ही हमने स्टॉक मार्केट में इतनी तेजी देखी है। आज मध्य वर्ग की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए नए नए म्यूचुअल फंड बनते जा रहे हैं। म्यूचुअल फंड इसलिए लोकप्रिय हैं क्योंकि वे सुरक्षा के प्रतीक हैं। औसत म्यूचुअल फंड खरीदने वाले आदमी नौकरी में, टैक्स और मॉर्टगेज चुकाने में, अपने बच्चों की कॉलेज की फीस के लिए पैसे बचाने में और अपने क्रेडिट कार्ड का हिसाब साफ करने में बहुत ज्यादा व्यस्त हैं। उनके पास इतना समय नहीं है कि वे निवेश करने की कला सीख सकें। इसलिए वे म्यूचुअल फंड के मैनेजर की काबिलियत पर भरोसा करते हैं। साथ ही चूंकि म्यूचुअल फंड कई तरह के निवेश करता है, इसलिए उन्हें ऐसा लगता है कि उनका पैसा ज्यादा सुरक्षित है क्योंकि यह कई टुकड़ों में बट गया है या डाइवर्सिफाइड हो गया है। पढ़े लिखे मध्य वर्ग का यह समूह म्यूचुअल फंड ब्रोकर्स और फाइनेंशियल प्लानर्स के डाइवर्सिफाई सिद्धांत को सही मानता है। सुरक्षित रहो, जोखिम से बचो। असली त्रासदी यह है कि पैसे की समझ न होने के कारण औसत मध्य वर्गीय लोग खतरों का सामना करते हैं। उनके सुरक्षित खेलने का असल कारण यह होता है कि उनके पास पैसे की तंगी होती है। उनकी बैलेंस शीट में बैलेंस नहीं होता। उनका संपत्ति वाला कॉलम तो खाली रहता है जहां से आमदनी आती है, जबकि उनके दायित्वों वाला कॉलम पूरा भरा रहता है। सामान्य तौर पर उनकी आमदनी का इकलौता साधन उनका वेतन होता है। उनका जीवन यापन पूरी तरह से उनके बॉस पर निर्भर होता है और जब सचमुच जिंदगी में एक बार आने वाला मौका आता है तो ये लोग उस मौके का फायदा नहीं उठा पाते। चूंकि वे इतनी कड़ी मेहनत कर रहे हैं, इसलिए वे सुरक्षित खेल खेलते हैं, सबसे ज्यादा टैक्स चुकाते हैं और कर्ज के बोझ से दबे रहते हैं। जैसा मैंने इस खंड के शुरू में कहा था, सबसे महत्वपूर्ण नियम यह है कि संपत्ति और दायित्व के बीच के अंतर को पहचाना जाए। एक बार आप इनमें फर्क समझ लें, इसके बाद आप आमदनी देने वाली संपत्ति खरीदने की लगातार कोशिश करते रहें। यह अमीर बनने की राह पर चलने का सबसे बढ़िया तरीका है। इसे करते रहें और आपका संपत्ति वाला कॉलम बढ़ता रहेगा। अपने दायित्व और खर्च को कम करने की कोशिश भी करते रहें। इससे पैसा आपके संपत्ति वाले कॉलम में आता रहेगा। जल्द ही आपका संपत्ति वाला कॉलम इतना ज्यादा मजबूत हो जाएगा कि आप और ज्यादा जोखिम वाले निवेश कर सकेंगे। ऐसे निवेश जिनमें 100% से अनंत तक फायदा हो सकता है। ऐसे निवेश जिनमें $5,000 की रकम जल्दी ही $10 लाख या इससे ज्यादा हो जाती है। ऐसे निवेश
जिन्हें मध्य वर्ग बहुत जोखिम भरा मानता है। निवेश जोखिम भरा नहीं है, यह उस व्यक्ति की पैसे की नासमझी है, वित्तीय निरक्षरता है जो उसे बहुत जोखिम भरा बना देती है। अगर आप वही करते हैं जो सभी लोग करते हैं तो आपको यह चित्र मिलेगा। एक कर्मचारी होने के नाते जो घर का मालिक भी है, आपकी नौकरी का पैटर्न सामान्यतः यह होता है। 1. आप किसी के लिए काम करते हैं। तनख्वाह पर काम करने वाले ज्यादातर लोग मालिक को या शेयर होल्डर्स को ज्यादा अमीर बना रहे हैं। आपकी कोशिशों, मेहनत और सफलता से दरअसल आपका मालिक सफल होता है और उसके रिटायरमेंट में मदद मिलती है। 2. आप सरकार के लिए काम करते हैं। आप इसे देख पाए इसके पहले ही सरकार आपकी तनख्वाह में से अपना हिस्सा ले लेती है। ज्यादा कड़ी मेहनत करके आप सरकार को देने वाले टैक्स में बढ़ोतरी करते हैं। ज्यादातर लोग जनवरी से मई तक सिर्फ सरकार के लिए काम करते हैं। 3. आप बैंक के लिए काम करते हैं। टैक्स चुकाने के बाद आपका सबसे बड़ा खर्च आमतौर पर अपना मॉर्टगेज और क्रेडिट कार्ड का कर्ज चुकाना होता है। अगर आप सिर्फ ज्यादा कड़ी मेहनत से काम करते जाए तो समस्या यह है कि तीनों ही मामलों में आपकी ज्यादा मेहनत से किसी और को ज्यादा फायदा मिलता है। आपको यह सीखना चाहिए कि आपकी ज्यादा मेहनत से किस तरह आपको और आपके परिवार को सीधा फायदा मिल सकता है। अगर आप यह फैसला कर भी लें कि आप अपने काम से काम रखेंगे, फिर भी आपको यह नहीं पता होता कि आपके लक्ष्यों को किस तरह से निर्धारित किया जाए। ज्यादातर लोग अपने प्रोफेशन को बनाए रखना चाहते हैं और अपनी तनख्वाह के सहारे ही संपत्ति बनाना चाहते हैं। जब उनकी संपत्ति बढ़ती है तो वे किस तरह अपनी सफलता का आकलन करते हैं। कब कोई आदमी यह महसूस करता है कि वह अमीर है कि उसके पास दौलत है। संपत्ति और दायित्व की मेरी अपनी परिभाषाओं की ही तरह दौलत के बारे में भी मेरी अपनी परिभाषा है। दरअसल मैंने इसे बकमिंस्टर फतर नामक व्यक्ति से सीखा है। कुछ लोग उसे नीम हकीम कहते हैं और कई लोग उसे एक जीता जागता जीनियस कहते हैं। सालों पहले सभी वास्तुविद इसलिए हैरान हो गए थे क्योंकि 1961 में उसने जियोडेसिक डोम के पेटेंट के लिए आवेदन किया था और उस आवेदन में फुलर ने दौलत के बारे में भी कुछ कहा था। पहले तो उसका ठीक ठीक मतलब समझ में नहीं आया था, परंतु उसे कई बार पढ़ने के बाद इसका मतलब समझ में आने लगा। दौलत किसी आदमी की वह योग्यता है जिसके सहारे वह आगे आने वाले इतने दिनों तक जिंदा रह सकता है। यानी अगर मैं आज काम करना बंद कर दूं तो मैं कितने समय तक जिंदा रह सकता हूं। मैं अब आकलन कर सकता हूं और सचमुच जानता हूं कि आर्थिक रूप से आजाद होने के मेरे लक्ष्य के संदर्भ में मैंने कितनी तरक्की कर ली है। हालांकि नेटवर्थ में ऐसी चीजें भी आ जाती हैं जिनसे पैसा नहीं आता, जैसे वह वस्तु जो आपके गैरेज में खड़ी है। दौलत का सीधा सा हिसाब यह है कि आपका पैसा कितना पैसा बना रहा है और इसलिए आप आर्थिक रूप से कितने दिनों तक जिंदा रह सकते हैं। दौलत दरअसल संपत्ति के कॉलम की कैश फ्लो के दायित्व वाले कॉलम के साथ तुलना है। एक उदाहरण लें, यह कहें कि मेरे पास हर महीने में संपत्ति वाले कॉलम से $1000 का कैश फ्लो है और मेरा खर्च हर महीने $2000 है। मेरे पास कितनी दौलत है? अब हम बकमिंस्टर फलर की परिभाषा की तरफ चलें। उनकी परिभाषा के हिसाब से मैं कितने दिनों तक जिंदा रह सकता हूं। अगर हम एक महीने में 30 दिन मान लें तो इस परिभाषा के हिसाब से मैं 15 दिन तक जिंदा रह सकता हूं। जब मैं अपनी संपत्ति से हर महीने $2000 का कैश फ्लो हासिल करने लग जाऊंगा तो मैं दौलतमंद हो जाऊंगा। हालांकि मैं अमीर नहीं हूं, परंतु मैं दौलतमंद जरूर हूं। हर महीने मेरी संपत्ति से मुझे जो आमदनी मिलती है वह मेरे महीने भर के खर्च के लिए काफी होती है। यह ध्यान रखें कि इस बिंदु पर मैं अपनी तनख्वाह पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं हूं। मैंने संपत्ति वाले कॉलम को भरने में जीतोड़ कोशिश की थी और मैं इसमें सफल भी हुआ था, जिसके कारण आज मैं आर्थिक रूप से आजाद हो गया हूं। अगर मैं आज अपनी नौकरी छोड़ भी दूं
तो भी मेरी संपत्तियों से इतना कैश फ्लो आता रहेगा कि मेरा खर्च आसानी से चलता रहेगा। मेरा अगला लक्ष्य यह होगा कि मेरी संपत्तियों से आने वाले अतिरिक्त कैश फ्लो को फिर से संपत्ति वाले कॉलम में निवेश कर दिया जाए। मेरे संपत्ति वाले कॉलम में जितना ज्यादा पैसा जाता है, मेरा संपत्ति वाला कॉलम उतना ही बढ़ता रहता है। मेरा संपत्ति वाला कॉलम जितना ज्यादा बढ़ता है, वहां से उतना ही ज्यादा कैश फ्लो आता है। और जब तक मैं अपने खर्च को आने वाले कैश फ्लो से कम रखता हूं, तब तक मैं ज्यादा अमीर बनता रहूंगा। और ध्यान देने वाली बात यह है कि मेरी आमदनी शारीरिक मेहनत से नहीं, बल्कि दूसरे जरियों से हो रही है। जब तक पुनर्निवेश की यह प्रक्रिया चलती रहती है, मैं अमीर बनने की राह पर तेजी से चलता रहूंगा। अमीरी की असली परिभाषा देखने वाले की निगाह में होती है। आप कभी अत्यधिक अमीर नहीं हो सकते। इस आसान सबक को याद रखें। अमीर संपत्ति खरीदते हैं, गरीब केवल खर्च करते हैं। मध्य वर्ग दायित्व खरीदता है, परंतु यह सोचता है कि वह संपत्ति खरीद रहा है। तो किस तरह मैंने अपने काम से काम रखा? इस सवाल का जवाब क्या है? मैकडॉनल्ड के मालिक की बात सुने। नेक्स्ट, अध्याय 4, सबक 3, अपने काम से काम रखो।